नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हिमाचल में 7 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्र को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल जयराम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग ने मॉनसून सत्र से पूर्व विपक्ष को घेरा है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग का कहना है कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यों के आगे विपक्ष मुद्दाविहीन है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने और मीडिया में बने रहने के लिए निराधार बयानबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र से पहले स्टाफ का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है। सत्र से पहले कोरोना टेस्ट कराया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार के मॉनसून सत्र में क्या कुछ अहम रहने वाला है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता सुरेंद्र जम्वाल से, जो बिलासपुर से हमारे संवाददाता हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर ताजा अपडेट देंगे कि सत्र को लेकर तैयारियां कैसी हैं और जो बात हो रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि मुद्दाविहीन विपक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी कई ऐसे मसले सामने आ रहे हैं जिनको लेकर वो घेरने की कोशिश में है। क्या कुछ जानकारी सुरेंद्र? सर, ये विधानसभा सत्र जो है 7 सितंबर से लेकर 18 सितंबर चलेगा जी, जिसमें 10 बैठकें प्रस्तावित 18 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। और इसमें जो मेन मुद्दा रहेगा वो फर्जी गरीब जो अफसर हैं जिन्होंने गरीब लोगों का राशन डकारा गया है, वो मेन रहेगा। जी जी चलिए सुरेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा मैं इसको लेकर। अगर मैं बात करना चाहूँ, पिछले दिनों कुछ खबरें जो है हमने दिखाई थी, जो सड़कों के कनेक्टिविटी को लेकर गांव में जो लोग हैं जिनके पास रास्ता जो बड़े शहर से जोड़ने का है वो गांव वालों के पास नहीं है, गांव वालों को बड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, नशे को लेकर भी एक पीछे खबर आई थी कि 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं मेन, उनमें भी बहुत सारे लोग जो है नशे की चपेट में हैं रिपोर्ट के मुताबिक। तो क्या इन चीजों को लेकर भी सरकार ने कुछ तैयारियां की है? जी, सरकार की तैयारियां पूरी हैं, जिसमें विपक्ष भी कोई बड़ा मुद्दा को लेकर जो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। नशा जो हिमाचल के जो 4 जिले हैं उसमें बहुत ज्यादा नशा फैल चुका है, जिसके लिए सरकार और विपक्ष आमने सामने होने की पूरी तैयारी में है। तैयारियां कैसी हैं और कामकाज को लेकर भी पूछेंगे कि अब तक का जो कार्यकाल रहा है सरकार का, उसमें कौन से ऐसी चीजें थी जिनको लेकर धरातल पर काम हुआ है और कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर काम होना भी बाकी है। रणधीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सत्र को लेकर जानना चाहेंगे सर, तैयारियां कैसे विधानसभा के सत्र को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं जी। सरकार विपक्ष की हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार ने अपने इस कार्यक्रम में प्रदेश में सर्वांगीण विकास किया है, प्रदेश हित जनहित में काम किया है जी, और विशेषकर कोरोना संकट में बहुत ही सराहनीय काम किया है। आज कोरोना के मामले में जो प्रदेश के आंकड़े हैं वो कहीं बेहतर है अन्य राज्यों से, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। और उसके कोरोना के बावजूद भी विकास आगे बढ़े, विकास के काम हो, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसलिए हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाएगा उसका तथ्यों सहित जवाब दिया जाएगा। ठीक है, रणधीर सिंह जी बने रहें। दीपक हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। दीपक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपक जी, जानेंगे आपसे कि सत्र को लेकर सरकार का यह कहना है कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कई ऐसी बातें उठाई जा रही जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्या कुछ आपके पास इस बार मुद्दे रहने वाले हैं जो आम जनता के लिए आप लोग इस बार विधानसभा में उठाएंगे? हालांकि विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। देखिए, ऐसा है कि
सत्ता पक्ष ने तो कहना ही है, क्योंकि इनके पास इसके सिवा कहने के लिए कुछ नहीं है जी। लेकिन जन समस्याओं का जिस तरह से अंबार है, जिस तरह से कोरोना संकट से निपटने में सरकार विफल रही है और जिस तरह से जितने भी वर्ग इससे पीड़ित हुए हैं, चाहे किसान हैं, बागवान हैं, मजदूर हैं, मध्यम वर्ग हैं, छोटे व्यापारी हैं और आम आदमी को जो इसमें समस्याएं आई हैं, ये एक भी समस्या से निपटने में सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है। ढेरों मुद्दे हैं हमारे पास, जिन मुद्दों को लेकर सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और सकारात्मक तरीके से जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस जिस तरह से निभाती है, इनके कहने से नहीं है, इनको मुद्दे नजर नहीं आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से जन समस्याओं का अंबार है, इसलिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे सभी सम्मानीय विधायक जो हैं, वो जोर शोर से जनहित के मुद्दों को जो है वो विधानसभा में उठाएं। रणधीर सिंह जी, दीपक को आपने सुना जो बात कह रहे थे, बहुत से ऐसे जन समस्याएं हैं। कुछ चीजें हम भी आपके नॉलेज में लेकर आना चाहेंगे, जो लोगों की समस्याएं जो हमारे पास पहुंची। पंचायतों को लेकर आप लोगों ने काम शुरू किया जी। उसमें कई खबरें ये निकलकर सामने आई कि कुछ पंचायतें इस बात से नाराज हैं, इस बात की शिकायत उनको है कि उनकी आबादी, उनका क्षेत्रफल ज्यादा रहा, लेकिन उन्हें जो है अलगावकरण की बात करें, पंचायत पृथक्करण को लेकर जो बात हो रही है उसको लेकर नाराजगी है। दूसरा ये खबर निकल कर आई कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो अभी बड़े शहरों से जुड़े हुए नहीं हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा, बहुत पहले से ऐसे हालात बने हुए हैं। और इसके अलावा नशे को लेकर भी पिछले दिनों रिपोर्ट सामने आई थी। 4 अहम जिले हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, वहां पर ये नशा कहीं ना कहीं उड़ता पंजाब की तर्ज पर देखा जा रहा है। तो इसको लेकर तैयारियां कैसी हैं और इस बार के विधानसभा सत्र में इन पर कितना काम होता हुआ दिखेगा? नहीं, आपने जो मुद्दे बताए हैं उन मुद्दों पर सरकार ने हमेशा कार्रवाई की है। नशे के खिलाफ हमारी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है, जन जागरण अभियान भी चलाया है। अन्य पड़ोसी राज्यों से मिलकर जो पंजाब और हरियाणा है उनके पुलिस प्रशासन की, अपने हिमाचल के पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त बैठकें कर संयुक्त रणनीति बनाई गई है और काफी हद तक नशे को, मैं ये नहीं कहता खत्म कर दिया, परंतु जिस तरह से नशा बढ़ रहा था उसकी रफ्तार को कम करने में ये सरकार निश्चित रूप से सफल हुई है। गंभीरता से सरकार ने प्रयास किए। और उसके अलावा जहाँ तक गाँव की सड़कों की बात है, हिमाचल प्रदेश की एक समस्या है। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी सरकारी भूमि है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उस भूमि पर सड़क निर्माण के लिए एफटीए की परमिशन लेनी पड़ती है। जो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगा, उसके अंतर्गत एनओसी लेनी पड़ती है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। और बहुत से मामले ऐसे हैं जो दिल्ली तक जाते हैं और वो कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। और जो वन विभाग है वो जिसको कह सकते हैं कि वो जल्दी से एनओसी देता नहीं है, सरकार किसी की भी हो, क्योंकि वन विभाग की कोशिश है कि वन क्षेत्र कम ना किया जाए। तो अब जो गांव बचे हैं सड़कों से, उसमें अधिकतर गांवों की यही समस्या है। सड़कें बनाने के लिए कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है, परंतु ये जो एफटीए के मामले हैं इसके कारण जरूर दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा माफ करना, आपने एक और पॉइंट कहा था, पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर काम चल रहा है का जहाँ तक मामला है, पंचायतों के पुनर्गठन के लिए आवेदन तो बहुत आए थे, परंतु प्रदेश सरकार ने एक क्राइटेरिया बनाया है। उस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो पुरानी पंचायत है, अगर उसकी आबादी 2000 से ज्यादा है तभी वो विभाजित होगी, और जो नई पंचायत है उसकी आबादी 1000 के लगभग 1000 प्लस हो तभी बनेगी, 5 किलोमीटर की दूरी हो मुख्यालयों में। तो ऐसे कुछ नियम बनाए हैं, क्राइटेरिया बनाया है। जो पंचायतें उन क्राइटेरिया को फुलफिल करती थी वहाँ पुनर्गठन किया गया है।
निश्चित रूप से जब इस तरह से कुछ काम किया जाता है तो नाराजगी भी रहती है। जो पंचायतें नहीं बन पाई होंगी वहाँ थोड़ी नाराजगी होगी, परंतु सरकार ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। सरकार ने एक क्राइटेरिया बनाया और निष्पक्ष रूप से उस क्राइटेरिया के अनुसार पंचायतों का पुनर्गठन किया है। जो कि आवश्यक था वो काम किया गया है। रणधीर सिंह जी, कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो बिल्कुल करीब लगती हैं, बहुत करीब है 2000 की आबादी के, क्या फिक्स कर दिया गया सिर्फ 2000? अगर 1999 भी है तो क्या उसके लिए कुछ है अपने पास योजना प्रावधान? नहीं, उसमें ऐसे कुछ कई मामले होते हैं जहाँ कोई ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से ज्यादा कोई कठिन क्षेत्र है तो वहाँ इस मामले में रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है, परंतु उसमें भौगोलिक स्थिति भी देखी जाती है। ऐसे अनेक मामले जिनमें अब ट्राइबल एरिया है, वहाँ इससे भी कम आबादी पर पंचायतें बनी है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जितना आवश्यक हुआ उतनी पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे हम लगातार रोड की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात न करके तमाम ऐसे प्रदेशों की बात करना चाहूँ जहां पर पहाड़ी इलाके हैं। अगर हिमाचल की कनेक्टिविटी को लेकर कोई रोड मैप तैयार करने की जो योजना सरकार की तरफ से चल रही हो, आने वाले 10-15 सालों में ऐसे हालात बने कि हर गाँव को बड़े शहर से जोड़ दिया जाए, चाहे उसमें हमें वन विभाग की कोई भी एनओसी लेनी पड़े, केंद्र सरकार से कोई अप्रूवल लेनी पड़े, इसको लेकर कोई योजना चल रही है? क्योंकि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां पर पर्यटन का बड़ा महत्व है और जितना ज्यादा पर्यटन विकसित होगा उतनी ज्यादा यहाँ के लोगों की आमदनी होगी, क्योंकि मुख्य व्यवसाय यही है, यहाँ पर फलों की खेती होती है। हाँ, इसमें दो स्तरीय प्रयास हो रहे हैं। एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसमें उसकी लड़ाई सरकार लड़ रही है कि उससे हमें उसमें 1600 करीब सड़कों के मामले सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। तो एक तो वो न्यायपालिका के माध्यम से उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। अगर वो जीत गए तो 1600 सड़कों की परमिशन एकदम से मिलेगी। दूसरा, जैसे एफसीए के मामले हैं उसमें हमारी सरकार ने प्रयास किए और जो ये वन विभाग का एक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में था उस कार्यालय को अब शिमला स्थानांतरित कराने में ये सरकार सफल हुई है। निश्चित रूप से उससे जो ये एफसीए की एनओसी लेने में जो दिक्कत आती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और थोड़ी प्रक्रिया सरल हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। ये सरकार की उपलब्धि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर सिंह जी, अपनी बात रखी आपने। दीपक जी, आपका भी शुक्रिया, और सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल सरकार की हम बात कर रहे थे। कल विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 18 तारीख तक ये सत्र चलेगा, जिसमें कुछ अहम बातें जिन पर चर्चा होनी। विपक्ष का यह कहना है कि जन समस्याएं उठाएंगे, खासकर जिनमें उनका जो अहम मुद्दा ये रहेगा कि जो इस बार कोरोना संकट के दौरान गरीबों को जो राशन मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको धांधली नजर आती है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष का जवाब किस तरीके से देती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो लगातार खबरों में बनी रही, चाहे वो पंचायतों के पुनर्गठन की बात हो या फिर इसके अलावा नशे का मुद्दा रहा हो, या साथ साथ हम बात करेंगे रोजगार का भी एक अहम मुद्दा है जो हिमाचल के लोगों के लिए इस वक्त, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा यहाँ का उद्योग है और वो इस वक्त कोरोना संकट के चलते कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ होने वाला, ये सत्र में देखने लायक होने वाला है। पलवल की बात करेंगे, जहां पलवल जिले के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर आए शहर के लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने उनको भगा दिया, यानी कार्यकर्ताओं ने और पुलिस वालों ने ओपी धनखड़ से उन लोगों को नहीं मिलने दिया। ओपी धनखड़ ने जब प्रेस वार्ता में जब मीडिया की तरफ से इस प्रकार के सवाल पूछे तो ओपी धनखड़ ने कहा कि लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इस मौके पर धनखड़ और पीड़ित लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। हम इस रूप में मनाना चाहते हैं कि हर जो है शहरों में हर घर तक एक थैला पहुंचाएं जिससे प्लास्टिक का लोग प्रयोग करना बंद करें और उस थैले पर लिखा होगा मोदी जी को हाँ और प्लास्टिक को ना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में हम आई टेस्टिंग के कैंप लगाएंगे और चश्मे वितरित करेंगे ऐसे लोगों को जिनको चश्मों की जरूरत है। हाँ,
पानी की बार कई साल मतलब वोट ले नहीं मतलब पानी मीठा नहीं दिया है। खारा पानी कोई गरीब आदमी मोल बोतल पी रहे हैं जी पानी की, कोई बिलदारी करके ला रहा हो, कोई अपने कैसे मजदूरी कर रहा है, 15-20 की बोतल आती है उसको पीते, हमको पानी नहीं देते। गली में हमारी कॉलोनी में गाँव भुलवाने में दिनों रात पानी चल रहा है और गली में पानी चल रहा है। हमारी इस कॉलोनी यहाँ से लेके आगे तक धान मिलता है, उस कॉलोनी में पानी नहीं है। 1 महीना से बिजली से परेशान है। तो आप कैसे मिलने आए यहाँ? वो धनखड़ जी आ रहे हैं जी, अच्छा, उनसे ही मिलेंगे, कोई बात करेंगे। गरीब आदमी की तो सुननी चाहिए ना। कंप्लेंट जब करते हैं तो 1 आध घंटे के लिए बिजली आ जाती है, उसके बाद बिजली फिर कट जाती है। पहले हमारा 3 नंबर फीडर था, 3 नंबर फीडर से काट के उसको 5 नंबर में कर दिया, और जिस दिन से 5 नंबर में किया है उस दिन से बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। कल भी सुबह 6 बजे की बिजली गई है और रात को 12:30 बजे आई है और उसके बाद फिर चली गई है। तो ऐसे करके 1 महीना हो गया। 1 महीने में किस दिन बिजली आती है, किस दिन बिजली नहीं आती है। चले इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे पलवल से हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा। ये पूरा घटनाक्रम क्या था? बिजली पाने की शिकायत को लेकर लोग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने और कार्यकर्ताओं ने उन तक नहीं पहुंचने दिया। सौरभ, क्या जानकारी है इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे वो होटल दौरे पर थे और कई स्वागत समारोह में उन्होंने जो है हिस्सा लिया था। और जैसे इस बात की जो है जानकारी शहर के लोगों को मिली और वो होटल के दफ्तर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तो उसी दौरान जो शहर के लोग जो बिजली पानी की समस्या से काफी दिनों से परेशान थे, वो समस्या को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ से मिलने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने शहर के लोगों को उनसे नहीं मिलना दिया और उनको जो दफ्तर से बढ़ा दिया गया। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने धनखड़ से इन लोगों के बारे में पूछा तो उन्होंने समस्याएं बताई। तो प्रदेश अध्यक्ष जो ओम प्रकाश धनखड़ ने जो तुरंत ही जो जिले के बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता और बिजली विभाग के जो सीएम भी है शत्रुजीत कपूर को तुरंत बिजली की समस्या का समाधान करने के आदेश जारी किए। जी सौरभ, कितने दिनों से ऐसे हालात बने हुए हैं? क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि पलवल जैसे इलाके में जहां पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बिजली की किल्लत है, वहां पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पिछले सत्र में 1100 करोड़ रुपए की सौगात इस इलाके को दी गई। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है और 300 करोड़ रुपए पिछले दिनों भी जो है देने की बात हुई कि वो मिलेगा, लेकिन इतना रुपया आने के बाद भी ऐसा क्या है कि समस्या का निवारण नहीं हो रहा? काम धरातल पर ठीक से नहीं हो रहा, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा, या फिर इन योजनाओं में परियोजनाओं में कहीं कोई चूक नजर आती है? देखिए शहर के जो लोग हैं पिछले काफी महीने से जो है बिजली पानी की समस्या को लेकर परेशान है। लोगों की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उससे शहर जो गाँव में खारा पानी आ रहा है, पिछले कई दिनों से जो वाटर सप्लाई का जो पानी है वो भी नहीं आ रहा है। और बिजली की अगर बात करें तो बार बार जो अघोषित जो कट लग रहे हैं उसको लेकर जो ग्रामीण और जो शहरी लोग हैं वो काफी परेशान है। और जब भी वो जो अधिकारी से मिलने के लिए शिकायत करने के लिए जाते हैं तो अधिकारी केवल उनको आश्वासन ही देते हैं, जिसके बाद जो जैसे ही आज उनको प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से होटल दौरे के बारे में पता लगा तो वो आज उनसे मिलकर उस समस्या को रखने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और पुलिस ने उसको मिलने नहीं दिया। जी सौरभ, जगमग योजना भी सरकार ने चलाई है, जिस गांव में बिजली के बिल लोग भरते हैं, पूरा भरते हैं ज़्यादातर लोग, वहाँ लोगों को बिजली की दिक्कत नहीं आती है। तो पलवल जैसे इलाके की बात आपसे करना चाहें, क्या ज़्यादातर मात्रा में लोग बिजली के बिल भरते हैं या फिर हालात बेहतर नहीं है? क्योंकि जो लोग बिजली के बिल भरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उसी तरीके से उस गाँव को बिजली मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जगमग योजना जिससे जो पलवल जिले में गाँव है उन गाँवों में अधिकतर जैसे कि अपना पानी खेता योजना के तहत उसमें भी जो बिजली के घोषित कट लगाए गए थे, जिसके बाद जो है गांव के सरपंच थे महावीर, उन्होंने सीएम साहब को ट्वीट करके इस बारे में जो जानकारी दी थी और उसके बाद जो विभागीय अधिकारियों ने इस समस्या का जो समाधान किया। बिजली पाने के किल्लत को लेकर कुछ लोग मिलने आए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से। कार्यकर्ताओं ने और पुलिस वालों ने उनको बिना मिले ही वापस जाना पड़ा और उनकी शिकायत ये थी कि हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मिलकर अपने इलाके की बिजली पानी की समस्या के बारे में अवगत करवाना चाहते हैं, लेकिन वो निराश होकर वापस लौट गए। लेकिन जब बात मीडिया के जरिए ओपी धनखड़ तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत जो है बिजली विभाग के अधिकारियों को
इस बारे में अवगत कराया कि लोगों की बिजली के कटों से परेशानी है, तुरंत इसका समाधान किया जाए। हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हुकुम सिंह जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। हुकुम सिंह जी, पहले तो बहुत सामान्य सा एक सवाल है, जनप्रतिनिधि से कोई मिलने आता है, आम आदमी, एक आदमी मिलने आए, 100 आदमी मिलने आए, 50 मिलने आए, लेकिन अगर उनको ना मिलने दिया जाए तो निराशा होती है। और हमारे पास से खबर ये आई पलवल से कि कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे, उन्हें उम्मीद थी कि ओपी धनखड़ से मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे बीजेपी के, तो हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, इसकी शिकायत रही लोगों को। क्या कहेंगे इसको लेकर? शमशेर जी, पहली बात तो जो ये न्यूज है वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं उस कार्यक्रम में था। ओपी धनखड़ जी पलवल में नहीं थे, आज होडल में थे। वो केएमपी से आए थे और केएमपी क्योंकि पलवल से आगे है, पलवल से पहले नहीं है, पलवल से आगे है, और वहां से सीधे होडल वो डबचिक रेस्ट हाउस गए और वहां पर कहते हैं जो मिलने नहीं दी गया, खबर एकदम गलत है। कुछ लोग बिजली की समस्या लेकर आए, सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया जी, यहाँ पर वो 2 दिन से कोई वहां पर ना दिक्कत ज्यादा है समझे। तो उन्होंने तुरंत ही जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सबसे पहले जो लोग अपनी बिजली की समस्या लेकर आए थे उन लोगों को तुरंत सुना और सुनते ही तुरंत उसका निदान उसी समय जो है फोन करके तुरंत निदान एसपी को फोन करके और उसका तुरंत निदान कराया उसका। ये आज मेरे सामने देखिए, हम तो हुकुम सिंह जी 2 बातें मैं बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं हमें उसको भी मानना पड़ता है। लोगों का जो कहना है वो यही है कि हमें मुलाकात नहीं करने देगी। दूसरी बात ये कि अब आप सरकार में हैं और पार्टी के प्रवक्ता, तो उस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था मैं, जो भी लोग मिलने आए थे उनमें से कुछ लोगों को अगर मुलाकात नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, तो आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? नहीं, ये न्यूज ठीक नहीं है कि कोई नहीं मिल पाया। जो खबर हमारे पास आई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये इस खबर के पीछे कुछ और वजह हो, लेकिन जिन लोगों की शिकायत हमारे तक पहुंचे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन समझे जी, देखिए क्रॉस आप करके देखिए, कई बार खबर को ठीक या गलत को हम क्रॉस करके देखते हैं। जब उस समस्या का निदान भी तुरंत कराया तो मिलने में क्या दिक्कत है? उन्होंने वो मिले तभी उन समस्या का पता लगा और तुरंत उसका निदान कराया। नहीं, जो खबर हम बता रहे हैं उसमें मीडिया के जरिए जानकारी पहुंची प्रदेश अध्यक्ष के पास, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, मीडिया के जरिए बात पहुंची? जी हाँ। वहाँ पर किसी ने ये सवाल उठाया था जी, कुछ लोग इस विषय पर मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ वो लोग आए हुए थे और उन्होंने तुरंत बताया कि जी ये समस्या है और हमारे ठीक है, एक बात मान लेते हैं, ठीक है, मुलाकात करने आए थे, मुलाकात हुई भी, लेकिन समस्या की बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो विधायक वहाँ से थे उन्होंने जो हमारे होडल से विधायक हैं उन्होंने भी इस समस्या को बताया उस समय, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और तुरंत निदान हुआ। इसलिए नहीं मिलने का और किसी को नहीं सुनने का मैं तो सिर्फ वैसे बात करना चाह रहा था। पलवल जैसे इलाके में रेन्यूएबल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, पिछले दिनों सीएम साहब की तरफ से 300 करोड़ रुपए की और सौगात दी गई है, तो ये समस्याएं आती क्यों हैं? जो इलाका जिसको बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, अनदेखा उसको किया गया। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, पहले कई बार इसको लेकर आरोप लगते रहे कि यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक के नाम पर राजनीति होती, लेकिन अब उन लोगों को उम्मीदें हैं और अच्छा खासा पार्टी के ऊपर भरोसा भी यहाँ के लोगों ने किया है। तो उस भरोसे पर खरा उतरने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं के सवाल आ जाते हैं। अब समस्या यही है कि ये समस्याएं पैदा क्यों होती हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जबकि इस इलाके को बिजली और पानी दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। सबसे जी एक बात है इस विषय पर, एक बात जो खड़ी होती है, वो जो लोग लगे होते हैं कई बार उन किसी कर्मचारी की वजह से, किसी की वजह से वो समस्याएं ये खड़ी होती हैं। अब दोनों में अगर मैं होडल और फरीदाबाद में कंपेयर करूं तो अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप अभी फोन कीजिए, मतलब विद इन नो टाइम, मतलब 5 मिनट में 7 मिनट में आकर के खड़े हो जाते हैं, समस्या दूर हो जाती है। क्योंकि वहां पर जो हमारा वो डायरेक्ट तौर पर कुछ लोग वो जो देख रहे हैं, कर्मचारी भी कई बार उनकी मान लिया शिकायत हुई होती है और किसी एक कर्मचारी की वजह से ऐसा होता है, 2 लोगों की वजह से होता है, ये इस वजह से कहीं ना कहीं जो है ढील रह जाती है और उसको बड़ा जो है बहुत सीरियसली धनखड़ जी ने लिया था, क्योंकि स्वयं मंत्री भी रहे हैं, उनको पूरा अनुभव है और किसान नेता है, किसानों का दुख दर्द तो ओम प्रकाश धनखड़ जी से ज्यादा और दूसरा कोई नेता समझ नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया हुकुम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समस्याओं को लेकर गंभीरता दिखाने के लिए, और ये भी कहा कि ओपी धनखड़
गंभीरता दिखाते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस इलाके को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उन समस्याओं पर गौर करेंगे। जहां पर कोई फॉल्ट आता है, चाहे बिजली का हो या पानी की कोई किल्लत होती हो, क्योंकि इस इलाके में पानी की समस्या हमेशा से पहले से बनी रही है। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उसके ऊपर काम होना भी बाकी है। वही कांग्रेस एक और लेटर बम के साथ पार्टी में होने वाले धमाके के लिए तैयार है। इस बार ये यूपी से है। पिछले साल पार्टी से निष्कासित 9 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वो पार्टी को महज इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाने से बचा लें। पत्र में कहा गया है कि इस बात की आशंका है कि आपको राज्य मामलों के प्रभारी द्वारा मौजूदा स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा है। हम लगभग 1 साल से आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। हमने अपने निष्कासन के खिलाफ अपील की थी, जो अवैध था, लेकिन केंद्रीय अनुशासन समिति को भी हमारी अपील पर विचार करने का समय नहीं मिला। अनुज अत्रे हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अत्रे साहब, कुछ नाराज लोग हैं, पार्टी से निकाले हुए लोग हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें पार्टी में वापस नहीं लिया जा रहा। उनको शिकायतें यूपी से खबर ये आई है, 8-9 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। अब ये लेटर वो थम नहीं रहा कांग्रेस में, क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, वो लेटर एक अलग तरह का पत्र था और ये पत्र एक ऐसे कांग्रेस के पूर्व सदस्यों द्वारा दिया गया है जो कांग्रेस पार्टी से किन्हीं कारणों से, पार्टी की विरोधी गतिविधियों के कारण, जो अन्य तमाम कारणों के वजह से पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति, जो नेता, जो कार्यकर्ता निष्कासित हुए हैं या हुए होंगे, वो कुछ ना कुछ अपना पक्ष रखने के प्रयास करेंगे। और ये इस प्रकार से जो ये मीडिया में बार बार जो एक डाला जा रहा है और जो है अपनी बात मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखी जा रही है बजाय पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखने के, ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की एक और बड़ी वो एक जीता जागता उदाहरण है। इन्हीं कारणों से ये नेताओं ने, इन लोगों ने पहले भी कुछ इस प्रकार से कृत्य किए थे, जिसकी वजह से पार्टी को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। और अब ये दोबारा वही लोग ले रहे हैं, तो इसमें ये समझ लेना चाहिए कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं और जो पार्टी के जो सच्चे सिपह सलार होते हैं, वो इस प्रकार से मीडिया के माध्यम से या अपने पब्लिक डोमेन में ऐसे चिट्ठी पत्री नहीं करा सकते। यानी इस तरह की जो बातें मीडिया में आती हैं, जिस भी तरीके से आती हैं, वो पार्टी के चाहे बड़े नेताओं, जो कद्दावर नेता हैं, जिनकी केंद्रीय हाईकमान में अच्छी खासी पैठ है, वो भी अगर ऐसा करते हैं तो उसको अनुशासनहीनता में गिना जाएगा। नहीं, देखिए, बड़े नेता और कद्दावर नेता और छोटे कार्यकर्ता और जो है मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि पार्टी की अनुशासन, पार्टी से आपकी किस प्रकार से आप पार्टी के लिए जो है निष्ठावान है, पार्टी के लिए आपकी निष्ठा क्या है। बड़े छोटे का पैमाना सबसे बड़ा ये होता है। आप बड़े ओहदे पर पहुंच के, आप विधायक बन के, मंत्री बन के, पार्टी के टिकट पे, पार्टी के नाम पर आप जीते और उसके बाद पार्टी के खिलाफ ही अपनी अनुशासनहीनता का जो है काम करेंगे, तो उसमें बड़े छोटे का प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, शुक्रिया अनुज अत्रे जी हमसे बातचीत के लिए। तो बड़े छोटे का कोई मैटर नहीं होता, ये अनुज अत्रे कह रहे थे। लेकिन बहुत से ऐसे नेता पहले भी इस प्रकार का जो पत्र है वो केंद्रीय जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है उसको चिट्ठी लिख चुके हैं। लेकिन ऐसे में जो ये खबरें निकल कर आती हैं, इस तरह की बातें जो निकल कर सामने आती हैं, वो एक जो मजबूत विपक्ष होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी साबित हो जाती हैं। और लोकतंत्र में कोई भी सरकार, किसी पार्टी की सरकार क्यों न हो, उसके सामने मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। जनमानस की समस्याओं को उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अपनी ही अंदर की जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, कला है, उनसे जूझ रही है। अब वो जनमानस की समस्याओं को किस तरीके से पटल पर रखती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। किस तरीके से पेश करती है, कैसे सरकार के सामने जो आम जन को समस्याएं आ रही है उनको पेश करती है। मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस का अंदरूनी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कलह का शिकार है, इसलिए मजबूती के साथ खड़ा हो पाना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप